डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर पैराग्राफ रिलेटेड थे, जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट शुड एटलीस्ट राइट अ पैराग्राफ डेली। उसके बाद आपने अपनी ही चोज़न पैराग्राफ को राइट करना था और मेरे पास आपने उसे भेजना था। सिवाय चंद बच्चों के मेरे पास अभी तक किसी का पैराग्राफ नहीं आया, जिससे ये है कि जो ही आपका सेमेस्टर एंड होगा, सेशनल मार्क्स में आपको मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप लेक्चर जस्ट फॉर फन ना लिया करें, बल्कि उसमें जो सजेशंस, जो टिप्स आपको दी जाती हैं, ट्राई टू फॉलो करें। अब पैराग्राफ राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि अपना टॉपिक चूज़ करने के बाद आपने उसे लिखने की कोशिश करनी है और डेली बेसिस पे आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। अब उसमें ये था कि आफ्टर पासिंग द 7 डेज एटलीस्ट आप सबके पैराग्राफ मेरे पास पहुंच जाते, ऑफिस में पहुंच जाते, आपके जो है ना लिंक पर आ जाते, जिन्हें मैं चेक करके आपको बताता कि आपके प्लस माइनसेस क्या हैं। लेकिन होपफुली ऐसा नहीं हुआ, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। अब उससे अगला टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, लेकिन याद करें कि आपके पैराग्राफ मेरे तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। कम अज़ कम 15 पैराग्राफ इस वक्त तक आपके लिखे जाने चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है, लेट अस रिज्यूम आवर लेक्चर। ऐसे राइटिंग के मुतालिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ऐसे राइटिंग क्या है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया पैराग्राफ राइटिंग में कि पैराग्राफ स्पेशली एक आइडिया पर लिखा जाता है। इसी तरह कोई भी ऐसे हो, उसके डिफरेंट एंगल्स को कैप्चर करने के लिए आपको डिफरेंट पैराग्राफ अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ऐसे होता क्या है। आपको पता है कि ऐसे राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव बीन डूइंग इट टू योर मैट्रिक एंड एफएससी क्लासेस। ऐसे राइटिंग जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है एजुकेशन में, वो यही है कि आप गाइड बुक लेते हैं और लिखे लिखाए टॉपिक्स आप लोग उन्हें मेमोराइज करते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के बाद क्लियर हो जाते हैं। लेट इट मेक अ चेंज इन योर ओपिनियन कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे राइटिंग, इन फैक्ट इट इज़ योर ओपिनियन एट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए, ऐसे राइटिंग में 2 किस्म की राइटिंग की जाती है, जिन्हें हम सब्जेक्टिव राइटिंग या ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहते हैं। सब्जेक्टिव राइटिंग में ये होता है कि जब भी राइटर बात करता है सब्जेक्टिव राइटिंग में, तो हमेशा अपने पर्सनल आइडियाज़ एंड कमेंट्स को आपको इन रिटन फॉर्म देता है, अपने तजर्बात देता है, अपनी हैपनिंग देता है, जिसमें कि ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ हैं, ये तमाम किस्म की चीज़ें जिन्हें आप सामान्य हयात कहें, वो आपको देता है ऐसे फॉर्म में। ऑब्जेक्टिविटी सजेस्ट इन फैक्ट, जब आप किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, किसी दूसरी चीज़ के बारे में, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, किसी दूसरी हैपनिंग के बारे में, जब आप अपने ज़ात से हटकर बात करते हैं, यू आर बीइंग ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे राइटिंग में ये 2 मेन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब ऐसे राइटिंग को डिफाइन किया गया है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन। अब देखिए, 2 चीज़ें जो मैंने यहाँ बयान करने की कोशिश की है, वो है इंफॉर्मेशन एंड राइटर्स ओपिनियन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राइटर्स ओपिनियन इन फैक्ट इज सब्जेक्टिव एलिमेंट इन योर एसे, कि आप अपनी राय दे रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जो है सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन इन फैक्ट क्या है, वो आप बयान करते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। राइटर्स ओपिनियन लाजमी होता है और ये कहा जाता है कि अच्छे राइटर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग्स से पहचाने जाते हैं। जैसे कि एंड पर मैं आपको सजेशन दूंगा, चंद अच्छे राइटर जो हैं, ऐसे राइटर हैं, उनको आप देखें नेट पर
और उसके बाद आ जाए इसे डिफाइन करते हैं कि ये दरअसल क्या है, फ्रेंच इन्फिनेटिव में एसेयर एक वर्ड है जिसका मतलब है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। मतलब आप कोशिश करते हैं कुछ भी लिखने की, रिटन फॉर्म में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, तो आप दरअसल फ्रेंच में एसेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में भी इसको इसी तरह ही डिफाइन किया गया, इससे रिफाइन करके एसेयर से एसे, इसका मतलब उसी तरह ट्रायल एंड अटेम्प्ट। अब क्या है, इंग्लिश में इसे डिफाइन किया जाता है कि अप्रोच कंपोजिशन विद ए फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। अब प्रोज पर मैं आपको रोकूंगा कि प्रोज क्या होती है। प्रोज आप देखें, आपने उर्दू में भी चीज़ें लिखी हैं, शायरी होती है, नसर होती है, ड्रामा निगारी होती है। इसी तरह लिटरेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लिटरेचर के डिफरेंट यूँ कहना चाहिए सेक्शंस हैं, जिसमें राइटर अपने दरअसल क्या करता है, पॉइंट्स ऑफ व्यू बयान करता है। अब प्रोज दरअसल ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो जिसे आप उर्दू में अगर चले जाएँ तो आप उसको नसर कहेंगे, पोइट्री फॉर्म में नहीं होगी, उससे म्यूज़िक क्रिएट नहीं हो रहा होगा, उसमें डायलॉग्स नहीं होंगे एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ फॉर्म में। जैसा कि आप डिफरेंट पैराग्राफ, जैसा कि हमने जब देखा था उस पैराग्राफ में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हर पैराग्राफ एक आइडिया को कैप्चर करता है, दूसरा पैराग्राफ दूसरे आइडिया को कैप्चर करता है, और एंड पर आप जब कंक्लूजन करते हैं दरअसल उन सब पैराग्राफ्स का एपिटोम जो होता है, कंक्लूजन जो होता है अकॉर्डिंग टू योर चोजन टॉपिक, आप उसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, बयान करते हैं। अब क्या है, फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ऐसे जब भी आप लिखना शुरू करते हैं, एंड पर आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपने ऐसे को स्टार्ट करना है, ऐसे को राइट करना है। अब देखिए, अभी आपको स्ट्रक्चर इसका बताता हूं कि ऐसे का स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट देंगे, जो भी आप टॉपिक चूज करते हैं उसके बारे में दरअसल आप बयान करना क्या चाहते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा आपके प्रीवियस लेक्चर्स में जो रिलेटेड टू पैराग्राफ थे कि आपका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ का अलहदा टॉपिक सेंटेंस होगा जो आपके ऐसे के मुख्तलिफ सेक्शंस को हर पैरा क्या करेगा, कैप्चर करेगा, उसे रिलेट करेगा। उसके बाद आपका आ गया है पैराग्राफ 1। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ ये होगा कि आपका टॉपिक क्या है, उसमें आप इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने टॉपिक से। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आप यू आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑन करप्शन, तो आप उसमें बताएंगे कि करप्शन क्या है, करप्शन को डिफाइन कैसे किया गया, करप्शन की फॉर्म्स क्या है। या आप डेमोक्रेसी अगर टॉपिक लेते हैं या सोशल इशू कोई भी उठाते हैं, आप उसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपने रीडर को। इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट उसमें देनी है। जैसा कि पैराग्राफ में हमने पहले देखा था कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, वो भी एक पैराग्राफ आपने बनाना है, उसमें आप टॉपिक सेंटेंस देंगे, उसके बाद माइनर डिटेल देंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। एंड पर जो उसका आपका कंक्लूजन या कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो आपको बताएगा कि दरअसल आप चाहते क्या है, आपका मकसद क्या है पैराग्राफ लिखने का। यू वांट टू इनफैक्ट डिसलोकेट द कॉजेज ऑफ करप्शन। फिर आ जाए जनाब आपका सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, आपको कंक्लूजन है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ऐसे इसकी। उसमें सबसे पहले है ऐसे जो कॉज एंड इफेक्ट के साथ डील करती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप टॉपिक जब चूज कर चुके हैं, टॉपिक को लिखते हुए सेंटेंस फॉर्म में आपने कॉज भी देनी है और उसका इफेक्ट भी देना है। करप्शन एक क्या है, दरअसल इफेक्ट है, उसकी कॉजेज क्या है वो आपने बयान करनी है। काजुअल चेंज है ये, उसमें क्या होता है, केयरफुल लैंग्वेज होती है। केयरफुल लैंग्वेज का मतलब है टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, एक ख़ास शोबे की ख़ास टर्मिनोलॉजी होती है, उन वर्ड्स को चूज करने में आपने दरअसल क्या करना है, केयरफुल होना है। फिर आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी क्या होती है, क्रोनोलॉजी दरअसल क्या है, हैपनिंग्स टू डिस्क्राइब द हैपनिंग्स विद द चेन ऑफ टाइम। वक्त के मुताबिक आपने जो चीज़ हैपनिंग हुई है आज से यूँ समझे 30 साल पहले की, अगर आप करप्शन बयान कर रहे हैं, आपने उसे पहले बयान करना है। उसके बाद आने वाली
चेन ऑफ करप्शन को आपने बाद में बयान करना है। अगर मैं ज़्यादा पर्सनल हो जाऊँ तो यूँ समझें आपने नवाज शरीफ की करप्शन को पहले बयान करना है, उसके बाद आपने जरदारी की करप्शन को बयान करना है, उसके बाद आपने इमरान की करप्शन को बयान करना है। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि पहले ही आप इमरान की करप्शन बयान करना शुरू कर दें और पिछले ऑर्डर्स को छोड़ दें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है कि आपकी डिस्कशन ड्यूरिंग योर टॉपिक दरअसल क्या हो, चेन वाइज चलनी चाहिए। ये खास किस्म के एसेज होते हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट, हर कॉज का की कोई ना कोई इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट की कोई ना कोई कॉज होती है। ये आपको क्या करना है, दरअसल यू हैव टू मेक इट क्लियर इन योर एवरी पैराग्राफ। व्हेनेवर यू गिव अ कॉज यू हैव टू गिव इट्स इफेक्ट, एंड व्हेन यू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनी टॉपिक रिलेटेड थिंग यू हैव टू गिव इट्स कॉजेस। सेकेंडली, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन एसेज होती है। उसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लार्जर होल। फिर उसी बात को लेते हैं कि करप्शन है एक बहुत बड़ा, यूँ समझे पानी का भरा हुआ टब है। अब आपने क्या करना है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेट करना है कि हर डिपार्टमेंट ने क्या किया है, किस हद तक करप्शन की है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके अपने एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, सोशल इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं। अब ये क्या करना है, आपने उसी अपने करप्शन के ऐसे को आपने क्या कर दिया, डिवीजन कर दी लार्जर होल को इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, करप्शन इन गवर्नमेंट, करप्शन इन नादरा, करप्शन इन पेट्रोलियम, ये डिफरेंट आपने क्या की है, लार्जर होल को सेक्शन वाइज कर रही है। सेक्शन वाइज से ये होता है कि इसमें आप उसमें माइनर डिटेल्स, जो समझे आप मैक्रो से माइक्रो लेवल तक आ रहे हैं। अब दरअसल मैक्रो हमारा टॉपिक क्या था, करप्शन। माइक्रो में हम कहाँ पहुँच गए, अपने सोशल सिनेरियो तक पहुँच गए कि एक आम आदमी जो है वो किस फॉर्म में, किस तरह से करप्शन से इफेक्ट होता है। फिर आ जाते हैं जनाब कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये ऐसे एसेज होते हैं जिनमें आपने क्या करना है, कंपैरिजन याद रखें हमारे हमेशा दो चीज़ों का होता है। उसी टॉपिक को मैं फिर आपको लेता हूँ कि अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो उसे कंपेयर करें। अगर आप उसके बैड इफेक्ट्स बयान करना चाह रहे हैं तो किसी ऐसे मुल्क को उठाएं जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन हुई, जो कि नहीं हुई होगी मेरा ख्याल है। ठीक है, उसको क्या करें, कंपेयर करें अपने सिस्टम के साथ कि उसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं, उसकी काजेज क्या थी। अब बेसिस ऑन कंपैरिजन पॉइंट्स ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज दरअसल क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ने 80% करप्शन की है और 20% वर्क किया है। अब दूसरे सिस्टम के साथ आप इसको, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जब क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, वो 80-20 की रेशो को आप 70-30 पर अगर देते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजीज हैं। फिर आ जाए जनाब, आपको टिप्स देता हूँ मैं कि हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। अब इसमें क्या है, आपने ये करना है कि जब ऐसे राइटिंग आप शुरू करेंगे, सबसे पहले आपने सबसे ज़्यादा टाइम पिक अ टॉपिक इस पॉइंट पर गुजारना है कि जब आप कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हो, याद रखें दरअसल ये आपका प्लॉट है। आपको मैं लिटरेचर की फॉर्म में बताऊं कि प्लॉट दरअसल क्या है। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं, बस लेने जाते हैं, ट्रक लेने जाते हैं, तो आप ट्रांसपोर्टर से पता करें, वो आपको बताएंगे सर ये बस ऐसी बनी बनाई नहीं खड़ी थी जिसे हमने ले लिया, बल्कि उन्हें सिर्फ एक फ्रेम जो है वो परचेज करना पड़ा। उसके बाद वो एक और फैक्ट्री में पहुँचे जहाँ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना उस पर एक अच्छी सी बस या ट्रक की बॉडी को जो है ना सेटल कर दिया गया। याद रखें आपका प्लॉट दरअसल वही फ्रेम ऑफ योर व्हीकल है। वो जितना पावरफुल होगा उतना ही आपका ऐसे अच्छा होगा। और टॉपिक को चूज करने में कभी आप अपने साथी की तरफ ना देखें, अपने टीचर की तरफ ना देखें। टारगेटेड अगर आपको दिया जाता है एग्जाम में तो उसकी कोई वजूहात होती है, क्योंकि वो उसी अंदाज में टॉपिक दिया जाता है जैसे स्टूडेंट को हम दरअसल क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही है सर। अब प्लॉट में दरअसल टॉपिक दरअसल आपका मैंने बताया कि प्लॉट है। जब आपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट को देखें। मैं नहीं कहता आपको ऐसे लिखें आप करप्शन पर,
मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप डेमोक्रेसी पर लिखें। आपने ये करना है कि टॉपिक सेलेक्ट करते हुए अपने इंक्लिनेशंस और अपनी एप्रीहेंशंस को देखें कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। आपकी ड्रामा में दिलचस्पी है, कोई भी अच्छा सा ड्रामा जो दरअसल आपको कुछ प्रोवोक करता है, कोई अच्छी बात बताता है, कोई फिल्म आपने देखी है, आप उसको बयान कर सकते हैं। ये आपकी बिगिनिंग ऑफ ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। कम अज कम आप 20 से 30 एसेज इस तरह से लिखने के बाद थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रिलेटेड जो है ऐसे आप लिखने के काबिल होंगे। उसके बाद क्या करें जनाब, आपने एक टॉपिक चूज कर लिया है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, या आप वे ऑब्जर्विंग पर लिखना चाहते हैं कि पर्दा खवातीन के लिए कितना अहम है। आप उसके बारे में क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि उसके असरात क्या हैं, शरई तौर पर उसके क्या मामलात हैं और हमारे सोशली उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और ऐसी सोसाइटीज़ जो इसको फॉलो नहीं कर रही उनके लिए कौन कौन से मसाइल सामने आ रही हैं, वो भी इस तरह से कि अगर आपकी मेंटल इंक्लिनेशन इससे रिलेट हो। अदरवाइज फिर आ जाए जनाब प्रिपेयर एंड आउटलाइन और डायग्राम ऑफ आइडियाज। ये क्या चीज़ है? आउटलाइन उसी तरह जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की और डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड आपने सेंटेंसेस लिख लिए, वर्ड्स लिख लिए, जो भी आपके जहन में आ रहा है, जो आपने टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है उसके बारे में उसे लिखते जाएं। अब आपने क्या करना है, प्रिपेयर एंड आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या है कि आप उसके सेक्शंस बना लें, उसी को जिसको हमने पहले डिस्कस किया करप्शन में, उधर ही आ जाता हूँ क्योंकि वो हमने पहले देखा है। अब उसमें आप डिफरेंट सेक्शंस बनाएं। कैसे? सबसे पहले आपने क्या किया जनाब, उसका इंट्रो दे दिया, उसकी डेफिनेशन दे दी। उसके बाद आप कहते हैं जनाब इसकी क्या है, काजेस क्या हैं, लोग क्यों करप्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्या लिखें जनाब, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। काजेस तो हो गई, करप्शन के इफेक्ट्स एक फर्द पर क्या होते हैं, करप्शन के इफेक्ट्स एक सोसाइटी पर क्या होते हैं, और इन द लॉन्ग रन कंट्री पर क्या होती है। इफेक्ट्स के बाद आप क्या लिखें, रेमेडीज। अगर आप कहें रेमेडीज, इससे जनाब हम छुटकारा कैसे पाएं। अब मैंने ये आउटलाइन के तौर पर आपको 4 हिंट्स दिए हैं, जो आपने क्या करना है, इन हिंट्स पर आपने फोकस करते हुए सोचना है। इंट्रो हो गया, डिफाइन हो गया कि वो क्या चीज़ है, करप्शन कैसे फैलती है। अब काजेज इसकी क्या है। अब देखिए, आप मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक इसको क्या करेंगे, कॉज को डिफाइन करेंगे कि एक 20 स्केल ऑफिसर जो है वो क्यों करप्शन करता है। एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, जिसकी अरबों करोड़ों रुपए जो है ना बैंकों में पड़े हुए हैं, गैर मुल्की बैंकों में पड़े हुए, वो क्यों करता है करप्शन। ये कासेस में आप लिखेंगे। पॉलिटिशियन, लेमैन है, एक ऑफिसर है, इन सब की काजेस क्या हो सकती है जनाब। कोई पावर हंगरी होता है जनाब, कोई फैसिलिटीज़, अपनी फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए करता है। जो भी काजेस से रिलेटेड चीज़ें करप्शन के बारे में आपकी आ रही हैं, आप इसमें वर्ड फॉर्म में या आप समझे सेंटेंस फॉर्म में लिखते जाएंगे। फिर आ जाए जनाब इसके इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स पे आते हैं जब, तो आप इसको उसी तरह से मुख्तलिफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऑफ रिलेटेड तो करप्शन आप देखेंगे कि उसमें इनके इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ चीज़ों पर कैसे आती हैं। एक आम आदमी पर इसके इफ़ेक्ट कैसे हैं जनाब, एक पॉलिटिशियन के चलने वाले, मिलने वाले दोस्तों पर इसके इफ़ेक्ट्स कैसे आती हैं। मुल्की असरात से लेकर आप उसके क्या है, एक फ़र्द तक पहुंचने वाले करप्शन के असरात को बयान करेंगे। फिर आ जाए जनाब रेमेडीज़ इसकी क्या हो सकती हैं, क्योंकि हमारा कंक्लूजन यही है और यही चीज़ हमने थीसिस स्टेटमेंट में दी थी कि करप्शन causes the destruction of a scenario of any country. We have to eradicate it in any case. ये हमारी स्टेटमेंट थी। करप्शन है जनाब, हम सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं कर रहे कि हम करप्शन लोगों को बताएं जनाब क्या होती है, नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ और एंड पर आई हैव टू गिव यू द रेमेडीज। इससे बचा कैसे जाए, इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। अब इसमें भी आप सेक्शंस बना सकते हैं। इसमें ये है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जनाब, उसके बाद सोशल
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो सारी रेमेडीज हम कहेंगे जनाब इदारा बना दिया जाए, एंटी करप्शन है, जैसे आप यहाँ उसका जिक्र कर सकते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट शुड बी एक्सेलरेट इन इट्स एफर्ट्स, उसकी कोशिशों को तेज़ कर दे जनाब, उसके मुख्तलिफ शोबे बना दें। हर डिपार्टमेंट में एक एंटी करप्शन का क्या होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए, जो मुख्तलिफ चीज़ों पर नज़र रखे और अपनी रिपोर्ट तैयार करे। उसके बाद आ जाए जनाब जो लोग करप्ट हैं, जिनको हमने रंगे हाथों यूँ समझे पकड़ लिया है, उनको अगर हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स देंगे तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा जनाब। उसको जैसे चाइना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई मिनिस्टर्स को डेथ सेंटेंस दे दिया करप्शन पर, ठीक है, उन्हें फांसी पे लटका दिया, उन्हें जनाब इंजेक्शन लगा दिया जहर का। इस तरह से जब अब रेमेडीज में जाएंगे ये हेड्स बना के आउटलाइन फॉर्म में आप लिखते जाएंगे। अब इस तरह अगर आप करेंगे कोई भी टॉपिक चूज करके उसके डिफरेंट सेक्शंस बनाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको 5 सेक्शंस बनाने हैं। सबसे पहला आपका इंट्रो वाला हो, उसके बाद एंड वाला आपका कंक्लूजन हो, रेमेडीज हो, हाउ टू इम्प्रूव हो। अगर आप कोई सोशल ईवल को उठा रहे हैं, डिसऑनेस्टी को उठा रहे हैं, ठीक है, आप थेफ्ट को उठा रहे हैं, किसी भी शोबे में शोभा सोशल सिस्टम में आप कोई भी बुराई उठा रही है, तो इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंट उसके सेक्शंस बनाएं और हर सेक्शन पर अलहदा से सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जो भी पॉइंट आ रहा है, सही आ रहा है याद रखें या गलत आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद जब आप उसको क्या करेंगे, रीरेड करेंगे, तो आप उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये वर्ड, ये आउटलाइन का सेंटेंस जो है मुझे हेल्प आउट नहीं करेगा मेरी अपनी ऐसे राइटिंग में, उसे आप इरेज कर दें, उसे आप खत्म कर दें। इस तरह से जब आप लिखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि जो आपने टॉपिक चूज किया था उसके बारे में इतना ज़्यादा मटेरियल तो आपके अपने पास मौजूद है। फिर आ जाए जनाब राइट योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, वही है जो आपने इंट्रो में दी है कि आपने इंट्रो दिया करप्शन से रिलेटेड, उसके बाद आपने कंक्लूड ये किया उसी पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हुए जनाब, I don't want to see corruption in my country. I don't want to see corruption in any of departments of my country. जनाब ये मेरा क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है। राइट द बॉडी। अब यहाँ मैंने आपको बताया था 5 पॉइंट्स में इंट्रो को छोड़कर, इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़कर आपके 3 पॉइंट्स जो बनते हैं वो दरअसल आपके क्या है, बॉडी ऑफ योर पैराग्राफ है। याद रखें, डिफरेंट पैराग्राफ्स मेक एन एसे। पैराग्राफ हमने पहले डिस्कस किया, अब हम डिफरेंट पैराग्राफ को कंबाइन करके एक एसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन आप समझेंगे 5 से 6 पैराग्राफ आपने लिखने होंगे, फिर आपका एसे तैयार होगा। राइट योर थीसिस स्टेटमेंट हो गया, राइट द बॉडी। अब बॉडी आपने लिख दी जनाब किसकी, एसे की। उसके भी उसी तरह आप क्या करें, 3 पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें जितनी भी आपकी काजेज एंड इफेक्ट हैं वो सब बयान करें। राइट इंट्रो हमने कर दिया है, राइट कंक्लूजन भी हो गया, एंड पर आ जाए एट द फिनिशिंग टचेस। अब इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो सजेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि रेमेडीज में आपने लिखनी है कि आप इससे बचाव कैसे करें। ये जो लानत हमारे गले पड़ गई है, इससे हम बचाव कैसे करें, आप उसके बारे में कंक्लूडिंग सेंटेंस दे रही है, उसमें आप सजेशन दे रही है, तो उससे क्या होगा, आपका ऐसे इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ एसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज कैसी है वो हमें डिस्कस करना होगा, लेकिन कोशिश करें कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कम से कम आप एक टॉपिक डेली बेसिस पर लेंगे, उसको इसी तरह से सेक्शंस बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। आउटलाइन बनाएं, उसकी जो है ना इन वर्ड फॉर्म आउटलाइन बनाएं या इन सेंटेंस फॉर्म आउटलाइन बनाएं, उसके बाद उसे लिखें। याद रखें, कभी भी आप अच्छा पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आपके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, आपके पास सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा है। मेमोराइज कर लें वो दूसरी बात है, जैसे कि अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, रटे रटाए बने बनाए आपको एसेज मार्केट में मिल जाते हैं,
उसके बाद आप उनको मेमोराइज करते हैं। आपको दूसरी लाइन का पता नहीं होता, दूसरी लाइन का पता नहीं होता कि इसका राइटर का कहने का मतलब क्या है। मेरे ख्याल लोग बिजी डूइंग नथिंग वाली बात हो जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे, इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद हम ऐसे पे आए हैं। अब ऐसे के बाद मैंने आपको क्या करना है, इसकी टाइप्स ऑफ ऐसे को डिस्कस हमने करना है। उसमें फिर आपको मैंने टॉपिक्स देने हैं। जब भी आपको एक ऐसे टाइप पढ़ाऊंगा, उसके डिफरेंट टॉपिक्स आपको दे दूंगा जिनको आपने क्या करना होगा, राइट करना होगा। लेकिन ये दरअसल क्या है, आपको इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है ऐसे राइटिंग के बारे में कि इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे, ये भी कम से कम 4 से 5 टॉपिक आप चूज करने के बाद ये फ्री राइटिंग समझ लें। आपको मैं कह रहा हूँ ये ऐसे फ्री राइटिंग है, इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। एनालिटिकल ऐसे भी आ जाएगा, नैरेटिव भी आ जाएगा, डिस्कोर्सिव भी आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उस कंडीशन में मैं आपको टाइप्स ऑफ एसेज बताऊंगा, क्योंकि पैराग्राफ मेरे पास आपके अभी तक नहीं पहुंचे। और ऐसे भी आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट डेली बेसिस पर। मैंने ये मेंशन नहीं करना इसमें आपकी वोकैबुलरी कितनी, स्पेलिंग कितने आपके मिसिंग है, रॉन्ग है, आपकी सेंटेंस फॉर्म कैसी है, याद रखें। जब तक एक बच्चा चलना शुरू नहीं करता ना, वो चलना नहीं सीख सकता। आपने अब तक रटे लगाए, रटे रटाए जुमले लिखे और पढ़े, आप में सेंस नहीं है। ये दरअसल आप में सेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और एटलीस्ट आपके पास 5 टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर से पहले मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे, सिस्टम के व्हाट्सएप नंबर पे इंशाल्लाह पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।